बिहार के खगड़िया के एक छोटे गांव में सुमित नाम का आदमी एक मछली करी का ठेला लगाया करता था। रोज बाजार के किनारे एक छोटा सा ठेला सजता था। सुमित आज भी वो ठेला लगाकर खड़ा हुआ था और फिश पका रहा था। अपने अदरक, लहसुन, खड़े मसाले, टमाटर डालकर उसके फिश करी की खुशबू सब तरफ फैल जाती थी। सुमित के ठेले पर ग्राहक कतार लगाकर खड़े हुए थे। तभी रमन नाम का आदमी बोलता है, अरे सुमित भैया आज जल्दी आ गया है। आप लोग मेरा इंतजार करते हो इसलिए आज मैं जल्दी आ गया। तभी उनमें से एक ग्राहक रवि बोलता है, अरे सुमित भैया और कितना तरसाओगे, इसकी खुशबू तो सही में भूख दुगनी कर देती है। तुम चुप करो भाई, पहले मैं आया हूँ इसलिए तुमसे पहले फिश करी चावल मुझे मिलेगा। आप दोनों शांत रहिए और मुझे फिश करी को बनाने दीजिए, और अभी थोड़ा समय लगेगा। अगर फिश अच्छे से पकाया नहीं तो आप ही लोग शिकायत करोगे और ठेले पर आना बंद कर दोगे। सुमित की बातें सुनकर सब ग्राहक शांत हो जाते हैं, जिसके बाद सुमित अब लोगों को फिश करी और चावल परोस देता है। सुमित की फिश करी का ठेला गांव में बहुत मशहूर था और सुमित की फिश करी इतनी फेमस थी कि दूसरे गांव से भी लोग उसकी फिश करी खाने आते थे। अरे काका, ये सुमित फिश करी वाला अपना थैला कहाँ लगता है? अगर गांव में किसी भी जगह से कोई आकर पूछ ले कि सुमित फिश करी वाले का ठेला कहाँ है, तो कोई भी बता दे। सुमित की फिश करी शाम होते ही सब बिक जाती। फिर सुमित अपने घर की ओर चल देता है। तभी उसकी पत्नी मोनिका कहती है, सुनिए जी, आप आ गए। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर दोनों बैठकर खाना खाते खाते बातें करने लगते हैं। और बताइए, आज का दिन कैसा गया? क्या बोलूं मोनिका, आज तो बहुत भीड़ लगी। ठेले में इतनी भीड़ लगती है, मैं संभाल नहीं पाता अकेले। चलो ठीक है जी, माता रानी की कृपा है हम पर कि इतनी अच्छी कमाई हो रही है। और आप किसी को अपने ठेले पर काम पर रख लीजिए ना, आपको भी इसे आसानी होगी। तुम सही कहते हो भाग्यवान, अब किसी को अपने ठेले पर रखना पड़ेगा। मैं अकेले ही सारा काम करता हूँ। उसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सुमित बाजार में अच्छे और मीठे पानी की मछली खरीदने जाता है। अरे बेटा, आज कितना मछली दूं? आज 5 किलो मछली कर दो दादा। अरे हमें भी तो कभी अपना फिश करी ही खिलाओ। सुना है गांव में बहुत फेमस है तुम्हारी फिश करी। बिल्कुल दादा, आप हमारे दुकान पर आना कभी। उसके बाद सुमित मछली लेकर घर आ जाता है और घर में अदरक, लहसुन का टमाटर, इमली पानी और बहुत अच्छे अच्छे मसाले के साथ अपनी फिश करी पकता है। उसके बाद सुमित अपने टेस्टी पकाए हुए फिश करी को लेकर बाजार चल देता है और बाजार में चिल्लाने लगता है, आओ आओ फिश करी खाने आओ। मसाले का जादू, मछली का प्यार, सुमित की फिश करी खाने में शानदार। तभी रोज की तरह लोगों सुमित के ठेले पर फिश करी और चावल खाने आते हैं। आज उसकी फिश करी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। मोनिका ठीक कह रही थी, मेरे ठेले पर कुछ ज्यादा भीड़ आ रही है। अब किसी को कम पर रखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित सुबह सुबह अपना ठेला लगाकर फिश करी बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर एक आदित्य नाम का लड़का आता है, जिसकी उम्र 20 से 25 के करीब होगी। भैया, क्या मुझे आप एक प्लेट फिश करी और चावल खिला सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। आप मुझे आज खिला दीजिए, मैं कुछ समय में आपका पैसा लौटा दूंगा। अपना सुमित तो बहुत सीधा साधा और भोला भला आदमी था। कोई ना, ये खा लो, माता रानी कृपा से मेरा सब चीज सही चल रहा है। तभी सुमित उसको एक प्लेट फिश करी और चावल भी देता है। वह लड़का खाते खाते रोने लगता है। तभी सुमित उससे पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो और घर कहाँ है तुम्हारा? अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो किस्मत का मारा। बचपन से ही मेरे माता पिता कोई नहीं है, अनाथ हूँ, इधर उधर भटकता रहता हूँ। जो भी कुछ खाने के लिए दे दे मैं खा लेता हूँ। सुमित को उस लड़के पर दया आ जाती है। अरे अरे कोई ना, तू मेरे साथ रह सकता है। क्या सच में? आप सच कह रहे हैं? आप तो देवता आदमी हो। लेकिन फ्री में नहीं, तुम्हें मेरे ठेले पर मेरे साथ काम करना पड़ेगा।
मंजूर हो तो बताओ। हाँ, मुझे मंजूर है। मैं वो सब काम कर दूंगा जो आप कहोगे। सुमित उसको लेकर अपने घर आ जाता है और सुमित घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अगले ही दिन से सुमित आदित्य को खाना बनाना सीखता है। फिर उसको लेकर अपने साथ ठेले पर आता है। आदित्य के आ जाने से सुमित को भी थोड़ी आसानी हो जाती है। सुमित इधर फिश करी चावल बना था और उधर आदित्य सबको प्लेट में लेकर परोसता करता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन आदित्य सोचने लगता है, अब तो मैं खुद ही फिश करी बनाना सीख गया हूँ और इस धंधे में काफी अच्छी कमाई भी हो रही है। क्यों ना मैं खुद का ही एक फिश करी का ठेला लगाकर बेचूं। वैसे भी अब तो मैं सीख भी गया हूँ कि फिश करी कैसे बनाते हैं। उसके बाद आदित्य के मन में लालच आ जाता है और वह अगले दिन से अपना खुद का ठेला खोल लेता है। फिश करी खाने आओ भाई, फिश करी खाने आओ, ताजे ताजे और मीठे मीठे। तभी सुमित के ठेले पर आया एक आदमी कहता है, कुछ भी बोलो सुमित, तुम्हारा दिल तो बड़ा है। तुमने उस लड़के का ठेला अपने बगल में ही खुलने दिया, लेकिन वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है, मेरा काम बहुत अच्छा चलता है और कहीं ग्राहकों को फिश खाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लालची फिश वाला आदित्य फिश करी बनाते हुए अपने ठेले पर आने वाले ग्राहकों से कह रहा था, भाई साहब, आपको क्या बताऊं, उस सुमित भैया को फिश करी और चावल बनाना तो मैंने ही सिखाया था। पर तुम तो इस गांव में अभी अभी आए हो। अरे मेरे गांव में पहले से ही फिश करी और चावल का ठेला लगता था और उन्हें ऐसी टेस्टी फिश करी बनाना मैंने ही सिखाया। आप खाकर देख लीजिए मेरे हाथ की फिश करी, अगर स्वाद ना आए तो बताना। आदित्य ने फिश करी चावल ग्राहकों को परोस दिया। आदित्य सुमित के बताए अनुसार फिश करी बनाया था, इसीलिए उसका स्वाद भी सुमित के फिश जैसा ही था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आदित्य भाई, तो स्वाद तो तुम सुमित भाई जैसा ही बेच रहे हो। अब से तो मैं तुम्हारे पास ही फिश करी खाने आऊंगा। आदित्य ने धीरे धीरे सुमित की बुराइयां करके सारे ग्राहक हथिया लिए। सुमित को इस बात का पता चल गया। फिर सुमित आदित्य के ठेले पर आकर कहता है, ये सब क्या है आदित्य? मैंने तुम्हें सहारा दिया और फिश करी बनाना सिखाया और तुम मेरे ही ग्राहकों से मेरी ही बुराई कर रहे हो। भैया, जब तक प्रतियोगिता नहीं होगी तो काम कैसे जमेगा? सुमित और कुछ नहीं कहता है और अपने ठेले पर चला जाता। अगले दिन वो आदित्य सुमित से 50 रुपए सस्ता फिश बेचने लगता है। आदित्य ने सोचा अगर वो सस्ता फिश करी चावल बेचेगा तो सुमित का धंधा बंद हो जाएगा और अब उसका ही ठेला चलेगा। आओ भाई आओ, फिश करी 70 का प्लेट मात्र 50 रुपए में। आओ भाई आओ। उसी दिन भी उसकी ठेले पर काफी लोग खाने आए, लेकिन सस्ता बेचने की वजह से उसकी कमाई थोड़ा कम हो रहा था। अगले दिन उसके बाद अपने कमाए हुए पैसे को देखकर आदित्य के मन में लालच बढ़ने लगता है। आदित्य किराने की दुकान पर। और आदित्य भाई, आपका सामान रेडी है। अरे विपिन दादा, इस बार दुकान में जो सबसे सस्ते मसाले, सबसे सस्ते तेल हैं, वही दे दो। इस बार कमाई थोड़ी कम हो रही है और अब तो पैसे भी बचाना है। दुकानदार से वह अब सस्ते और खराब सामान खरीदने लगा। मछली भी बासी वाला लाने लगा और उसी का फिश करी बनाकर ठेला लगाता है। तभी लालची आदित्य के ठेले लोग फिश करी खाने आते हैं। खुशी खुशी सबको फिश करी परोस देता है। तू छी, आज ये क्या बवासीर खिला रहा है भाई? तेरी मछली में इतनी गंदी बास आ रही है और तेरे मसाले इतने खराब लग रहे हैं ना। अरे सही कहा भाई, लगता है इसके मन में लालच आ गया है, इसलिए अब खराब माल बेचने लगा ये। अब तुझे हम गांव में रहने नहीं देंगे। मारो भाई, इसको मारो। तभी सब लोग गुस्से में उसे पीटने लगते हैं। उसके बाद आदित्य रोते हुए सुमित के पास जाता है और सारी बात उसको बताते हुए कहता है, सुमित भैया, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरे अकल पर पर्दा डाल दिया था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुमित कुछ देर चुप रहा, फिर उसके बाद बोलता है। सुमित रहा भोला भाला, उसको उस पर फिर दया आ जाता है। गलती कर देने वाले को माफ कर देना चाहिए, लेकिन याद रखना, काम कभी लालच से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से चलती है। अगर मेरे साथ रहना है तो दिल से काम करना पड़ेगा, लालच से नहीं।
मैंने सबक सीख लिया है। अब मैं सिर्फ मेहनत करूंगा और मेहनत का ही फल खाऊंगा। आदित्य गांव वालों को बुलाकर अपनी गलती के लिए उन सब लोगों से माफी मांगता है। अब आदित्य पूरे ईमानदारी से सुमित के ठेले पर ही फिश करी और चावल बनाकर काम करने लगता है। तुम दोनों साथ में काम किया करो, अच्छे लगते हो साथ में, और दोनों का स्वाद भी एक ही जगह मिल जाता है। फिर सब हंसने लगते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के हरे भरे खेत में सेठ धनी राम का नया धंधा टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो चुका था। वाह सेठ जी वाह, आपका जवाब नहीं। अरे लोग खेत में अनाज और सब्जियां उगाते हैं, आपने तो खेत के बीचों बीच मटन रोटी ही उगा दिया। अब क्या इसे बनाकर मंडी में बेचने चलेंगे क्या? जैसा मुंह वैसी बातें। अरे सुबह सुबह अपना मुंह धोते वक्त अपना दिमाग भी धो लिए थे क्या? इस बार धनीराम का धंधा खेत से शुरू हुआ। अब तुम दोनों देखो कि मैं इस धंधे को खेत से कैसे धनवान बनता हूँ, क्या समझे? पर वो कैसे सेठ जी? अब देखो, जो भी किसान इन खेतों में काम करते हैं वो खाना लेकर घर से आते हैं, है ना, जो कि दोपहर तक ठंडा हो जाता है। अब यहाँ दूर दूर तक ना कोई दुकान है ना ही होटल। जब मैं यहाँ गर्मा गर्म एग मटन रोटी बेचूंगा तो वे लोग मेरे ही पास आएंगे खाने। मतलब समझा नमूने? हाँ सेठ जी, मैं तो उसे पहले ही समझ लिया है। मतलब हम उनसे कच्ची सब्जी और अनाज लेकर पका पकाया एक मटन रोटी उन्हें दे देंगे, यही ना? अबे मेरे नकली वनस्पति, इसका मतलब ये है कि ना कोई कंपटीशन ना खराब माल की शिकायत, क्योंकि ये किसान लोग हैं जिन्हें क्या ही पता इन्हें स्वाद का। अरे हम जो भी खिलाएंगे मजबूरी में खा के जाएंगे। अरे वाह सेठ जी वाह, कौवा और लोमड़ी के बाद दुनिया में कोई चालाक प्रजाति बची है ना तो वो आपकी ही है। उस रास्ते खेत में जाते हुए कुछ किसान धनीराम सेठ का ठेला देखते हुए आते हैं और दोपहर होते ही कई सारे किसान उसकी दुकान पर आ पहुँचे। फिर वो बारी बारी से इस नए खाने के बारे में पूछने लगे। अरे भाई, फिर से एक नया धंधा शुरू, इस बार मटन और रोटी लग रही है। अरे एक बार खाकर तो देखो भैया, तबाही है तबाही, एकदम झिंगा लाला। ठीक है, लाओ एक एक प्लेट सबके लिए बना दो, बिल्कुल मसालेदार और मिर्ची तेज करके बनाना, ताकि खा के पूरा खेत का काम एक ही बार में निपटा दे। धनीराम सेठ फटाफट मटन रोटी बनाते हैं, वहीं रुपेश सभी को मटन रोटी देते हैं। सेठ धनीराम का मटन रोटी खाकर सभी किसान उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब धनीराम के स्वादिष्ट मटन रोटी किसानों की पहली पसंद बन चुके थे। धंधा अच्छा चल रहा था, मगर धनीराम सेठ को कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि बिना घोटाले का धंधा उन्होंने आज तक किया था क्या, जो इस बार भी छोड़ दे। मटन वाले की दुकान पर, अरे भाई 5 किलो मटन बांध दो और नल्ली वाली पिस डालना। ये तुम्हारे मटन के पैर इतने छोटे क्यों हैं? क्या बोला? अब तुम्हारे क्या डायनासोर की पैर काट के दूं? अब मटन लो और तुरंत निकलो। मालिक, अगली बार डायनासोर का एक ही पैर खरीदेंगे और अपना काम भी बन जाएगा पूरे महीने का। अरे रात को नींद में चलने वाले लकड़बगे, अपना मुंह बंद कर और सीधा ठेले पे चल। एक दिन मटन रोटी बेचते हुए धनीराम ने रुपेश से कहा, मटन रोटी बिक तो रहे हैं और पैसे भी ठीक ठाक आ रहे हैं, पर जिसे मोटा पैसा कहते हैं वो कहीं नजर नहीं आता। अब समझ नहीं आ रहा तो ये मोटा पैसा आएगा किधर से? भगवान ने आपकी सुन ली सेठ जी, वो देखो मोटा पैसा खुद चल के आपके पास आ रहा है। दूर खेतों की ओर से एक ऊंट चलता आ रहा था, जिस पर एक शेख बैठा था, जिसे देखकर रुपेश ने फिर कहा, देखो सेठ जी, कोई ऊंट पर सवार होकर हमरी ही तरफ आ रहा है। अब वो भले ही 2 प्लेट मटन रोटी खाएं, मगर उसका ऊंट 100-200 मटन रोटी तो लपेट ही देगा। अब बिकेगी मटन रोटी। अरे मूर्ख, तुम छुप कर, वो कोई दुबई का शेख लगता है। अगर वो हमारे ठेले पर रुका तो 20-30 रियाल तो ऐसे ही दे देगा। अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, बस तू अपना मुंह का शटर बंद रखना, अपनी मूर्खता इसके आगे मत परोस देना, समझे ना? थोड़ी देर में वो शेख उनके ठेले के पास पहुंचकर रुक गया और बोला, वल्ला हबीबी, तुम इधर क्या बेचता हो? हम इधर मटन रोटी बेच रहे हैं जी। अब बिल्कुल गर्मा गर्म ताजे ताजे खेत से तोड़े हुए हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो तुमने कुदरत का कानून ही पलट के रख दी। इंडिया इतना तरक्की कर गई, हमको मालूम नहीं। अब खेत में मटन रोटी उगाती, हम तुम्हें एक तेल का कुआं तोहफे में देती। सेठ समझ गए कि यह कोई बेवकूफ शेख है। उसके शैतानी दिमाग में उसे ठगने के कई सारे तरीके मचलने लगे थे। उन्होंने सोचा, फिर कहा, ये ऐसे वैसे मटन रोटी नहीं है, किस्मत कनेक्शन वाले मटन रोटी है। इन्हें जो भी खाता है उसे साल भर मुनाफा ही मुनाफा होता है। वल्लाह हबीबी, तुम क्या बात करती। इसी बात पे तुम मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दो, हम भी खाएंगी और अपनी बेगम को भी खिलाएंगी और हम डबल मुनाफा कमाएंगी। वाह, सुना तो था दुबई के शेख बड़े समझदार होते हैं, आज देख भी लिया। वैसे आपका नाम क्या है शेख जी? हमारा नाम शेख पनीर पोटैटो होटी। वाह, काफी खाते पीते खानदान से हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया, हमारा पैसा कितना होती वो बोलती। अब आपके 2 प्लेट। वैसे तो इसके 4000 होते हैं, पर आप मेहमान हैं इसलिए 50% आपको डिस्काउंट। आप बस 2000 ही दे दीजिए। माशाल्लाह, आपका दिल तो बहुत बड़ा होती। आपका शुक्रिया, हम फिर आएगी। शेख 2 प्लेट मटन रोटी के 2000 देकर चला जाता है। इधर धनी राम से की खुशी का ठिकाना नहीं था। रुपेश सेठ की तारीफ करते नहीं थक रहा था। अरे वाह सेठ जी, मान गए आपकी खुराफाती खोपड़ी को। क्या दिमाग लगाया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। धनीराम सेठ मटन रोटी बना भी रहे थे और किसानों को खिला भी रहे थे, मगर उन्हें इंतजार था तो उसी दुबई वाले शेख का। आ गया सेठ जी, आ गया शेख, आ गया। आज भी 10,000 की कमाई होगी। धनीराम भाईजान, कल तुमने कमाल कर दी। अरे शेख जी, ऐसा क्या हो गया? धनीराम भाई, ऐसा करिश्माई टेस्टी मटन रोटी मैंने पहले कभी नहीं खाई। हे माता रानी, तेरी माया अपरंपार है। आज से 2 दिन बाद जुम्मा के दिन हमारा सालगिरह आती, तुम हमको 500 एग रोल का ऑर्डर देती। वल्लाह हबीबी। जय हो प्रभु, जय हो। ऐसे ही गधे मेरे पास भेजते रहना। फिर धनीराम बोलता है, अरे आपका ऑर्डर रेडी समझो शेख जी। मैं आज ही उम्दा क्वालिटी के मटन रोटी के लिए मटन बाजार से लेकर आता हूँ और शुक्रवार तक आपको बिल्कुल ताजे और गर्मा मटन रोटी देता हूँ। डील डन हो चुकी थी। उसके बाद शेख पनीर पोटैटो वहाँ से चला गया। इधर दोनों आपस में बातें करने लगे। कसम नारियल पानी की, इतना खतरनाक सौदा मैंने जिंदगी में पहली बार सुना और देखा। शहर में बकरा खुद ही हलाल होने के लिए घूम रहा है। ओए चुप कर जा चिलगोजे, मुझे हिसाब जोड़ने दे। 1 प्लेट का भरोसा है। भोलू ने पैसे ले लिए और अगले ही दिन गांव से गायब हो गया। जब किसान को धोखे का एहसास हुआ, उसने सरपंच के पास शिकायत की। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। भोलू ने चोरी की, ठग है वो। लेकिन कुछ लोग बोले, नहीं, भोलू तो अच्छा आदमी है, शायद किसी काम से बाहर गया हो। दिन बीतते गए पर भोलू वापस नहीं लौटा। 6 महीने बाद भोलू एक दिन अचानक गांव लौटा। हाथ में सोने की चेन, शरीर पर नए कपड़े और जुबान में फिर वही मिठास। अरे भाई लोग, मैं तो शहर गया था मंदिर के लिए दान इकट्ठा करने। लोगों ने सवाल किए, लेकिन उसने इतनी मीठी बातें की कि सब फिर से उस पर भरोसा करने लगे। किसान को उसने कहा, बाबा, मैं आपके पैसे शहर के मंदिर में दान दे आया हूँ। भगवान ने आपको आशीर्वाद भेजा है। और फिर एक पूजा की थाली में नारियल और प्रसाद देकर चला गया। अब भोलू ने गांव में सपनों का धन 2 गुना योजना शुरू की। वह कहता, जो भी मुझे 1000 रुपये देगा, उसे 1 महीने बाद मैं 2000 दूंगा। भगवान के नाम पर मैं झूठ नहीं बोलता। लोग लालच में आ गए। पहले महीने जिनसे पैसे लिए, उन्हें दूसरे महीने अपने पुराने पैसों से दुगुना दे दिया, ताकि लोग भरोसा करें। गांव में नाम फैल गया, भोलू का काम सच्चा है। तीसरे महीने तो आधे गांव ने उसे पैसे दे दिए और चौथे महीने भोलू फिर से गायब। इस बार गांव वालों ने पुलिस में शिकायत की। कई हफ्तों बाद भोलू शहर में एक ढाबे पर पकड़ा गया। उसके पास से नकली कागजात और ढेर सारे गांवों की लिस्ट मिली जहां उसने इसी तरह लोगों को ठगा था। गांव के लोग समझ गए कि मीठी बातें करने वाला हर आदमी भरोसे के लायक नहीं होता। कहानी की सीख, जो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता। लालच से हमेशा नुकसान होता है। ईमानदारी और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत